हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 8th लेक्चर करने जा रहे हैं, जो लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर के बाद ये पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए अलग से लेक्चर निकालेंगे, जिसके अंदर हम कंपटीशन बेस्ड और सीबीएसई बेस्ड न्यूमेरिकल रहेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने H2O2 सेल तक पढ़ा था। जितने भी टाइप के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, उनको कंप्लीट कर लिया था। उन सभी को कंप्लीट करने के बाद आज का जो टॉपिक है वो है कोरोजन। देखिए, हेडिंग डाले, कोरोजन क्या है। कोरोजन छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोरोजन जो है आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है 10th क्लास के अकॉर्डिंग, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता ही आता है। ये वही कोरोजन है, बस इसको थोड़ा सा हायर लेवल पे पढ़ना है। अब कोरोजन का मतलब होता है जो हमारे मेटल्स होता है उसको स्लोली ईट अप होना, स्लोली उसका खत्म होना। किसकी प्रेजेंस में? एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? स्लोली ईट अप ऑफ metals metal metal surface when comes in contact with air। एयर में हमारा जैसे O2 हो सकती है और CO2 भी हो सकती है, एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर और जो हमारी एयर है, इनके कांटेक्ट में आने पे ये स्लो ईट अप हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। अब कोरोजन जो है इसमें अलग अलग एग्जांपल है। जैसे एक एग्जांपल हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब जो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है ये एक आपकी कोरोजन की प्रोसेस है। सिल्वर कॉपर के ऊपर, हमारे पास कॉपर है, उसके ऊपर ग्रीन लेयर आ जाती है। ग्रीन लेयर ऑन कॉपर, ग्रीन लेयर ऑन कॉपर। और बात करें तो सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। जो गले में चांदी की चैन पहनते हैं और कुछ टाइम के बाद वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाती है। वो भी किसकी वजह से है? वो भी आपका क्या है? एक कोरोजन प्रोसेस है। तो ये हमारे कोरोजन के टाइप हो गए। भाई कोरोजन में क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो हमारा मेन है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के एग्जांपल को लेके हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा कोरोजन है उसके पीछे कारण क्या क्या है, कोजिस। कोरोजन जी होता क्यों है, क्या कारण है कोरोजन होने के, ठीक है। कोरोजन होने के कारण, या इसको हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर जो है वो आता है हमारा रफ सरफेस। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा, कोरोजन होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड आता है हमारा, सेकंड, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर का प्रेजेंस होना भी कोरोजन को बढ़ाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट जो है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का प्रेजेंस होना, इम्प्योरिटीज भी कोरोजन को प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है। फोर्थ पॉइंट है स्टेन्स इन मेटल। मेटल्स के अंदर स्टेन हो तो उसकी वजह से भी हमारा जो फैक्टर है कोरोजन है वो बढ़ जाता है। अब कोरोजन को बचाने के तरीके कौन से? कोरोजन को प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। अब ये प्रिवेंशन जो है वो हमारे छोटी क्लासेस वाली नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट वाली, डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। प्रिवेंशन में सबसे पहले जो आता है वो आता है बैरियर प्रोटेक्शन। हम बैरियर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। अब बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? बैरियर का मतलब क्या है? एक भीड़ भाड़ इलाके के अंदर जो पुलिस है वो बैरियर लगा देती है। बैरियर का मतलब है दो चीजों के बीच में एक बाउंड्री लगा देती है, उसको बैरियर बोला है हमने। तो बैरियर प्रोटेक्शन से भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बैरियर प्रोटेक्शन में कैसे आती है? पॉलिशिंग।
ग्रीसिंग या लुब्रिकेशन, हम लुब्रिकेशन कर देंगे, पेंट कर देंगे, पेंट। तो इन सभी तरीकों से हम उसको बचा सकते हैं। तो हम पॉलिश कर देंगे या लुब्रिकेट कर देंगे, पेंट कर देंगे, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन एयर का कांटेक्ट डायरेक्ट सरफेस के साथ नहीं होगा, जिसकी वजह से कोरोजन से बचाया जा सकता है। सेकंड मेथड है, सेकंड सैक्रिफिशियल मेथड, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। ये कौन सा तरीका है, देखो इस तरीके का नाम ही देखो, सैक्रिफाइस करना। दूसरे मेटल को हम उसके साथ जोड़ेंगे, जिस मेटल को कोरोइड होने से बचाना है, कोरोजन होने से बचाना है, उसके साथ हम एक और मेटल जोड़ेंगे। अब रहेगा क्या, जो दूसरा मेटल रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। अब इसमें जो वो ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरा मेटल हमारा बचा रहेगा। तो इसलिए हम सैक्रिफिकेशन मेथड इसको बोलते हैं, यानी कि उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, मेटल कवर विद हाईली रिएक्टिव मेटल, मेटल जो होगा उसको हम हाईली रिएक्टिव मेटल से कवर करेंगे। अब जो ये हाईली मेटल है इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो पहले वाला मेटल तो बचा रहेगा। तो इसलिए ये मेथड भी इसके अंदर आता है। और इसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं, जिंक कवरिंग ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की कवरिंग कर देते हैं, तो वहां हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो आयरन जो है वो कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन आयरन प्रिवेंशन में रहेगा, आयरन बचा रहेगा। इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेथड, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड मेथड आता है हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बना देंगे, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक नहीं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बना देंगे, ठीक है। इसका नाम है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। अंडरग्राउंड पाइपिंग में ये मेनली यूज किया जाता है। मान लिया मेरे पास एक पाइप है, ये आयरन का पाइप है, तो अब आयरन की पाइप के ऊपर कवरिंग करना तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। जिंक की कवरिंग करना आयरन की पाइप पे, अंडरग्राउंड पाइपिंग में तो बहुत ज्यादा पाइपें यूज होती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको कनेक्ट कर देंगे एक हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ। ये हमारा मैग्नीशियम हो गया। अब मैग्नीशियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। और ये जो आयरन की पाइप है वो आपकी सेफ रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। ये मेथड भी यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारा मेथड कहलाता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इसका दूसरा नाम है कैथोडिक प्रोटेक्शन। अंडरग्राउंड पाइपिंग में मेनली इसको यूज किया जाता है। समझ में आ गया, बता लीजिए इनको। ये कुछ मेथड्स थे, कोरोजन, उसके कॉजेज या फैक्टर, इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, इन सभी को हमने पढ़ लिया। अब जो अगला टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम मैकेनिज्म, कोरोजन का मैकेनिज्म देखते हैं। और एग्जांपल रहेगा हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। सिलेबस में हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन ही है, उसी के ऊपर हम इसको पढ़ेंगे, उसी को हम कवर करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। कोरोजन में हम पढ़ रहे हैं किसको, रस्टिंग ऑफ आयरन को। कोरोजन लिख लेते हैं पहले, कोरोजन, इसमें पढ़ रहे हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन को इसके अंदर पढ़ रहे हैं। देखिए जी, कोरोजन के अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल लेके चलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन होती क्या है, अब रस्ट का फॉर्मूला पता है। रस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो है हमारा Fe2O3.XH2O। सर ये तो हमें पता है, लेकिन आया कहाँ से, हमें तो इसको ये बताए आए कहाँ से,
ये तो हमने रट्टा मार रखा है, 1 नंबर का काम 10th क्लास में कर लिया था। अब रस्टिंग ऑफ आयरन मैकेनिज्म है। अब इसमें समझे क्या बात है, आपका एक आयरन सरफेस है, वो बहुत ज्यादा रफ है। रफ होने की वजह से उसके अंदर जो रफनेस है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एसिडिक वगैरह कैप्चर हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज कैप्चर हो जाती है। ठीक है, वाटर कैप्चर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे वो कैप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये पूरा बनेगा वो आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बन जाता है। इसको कोरोजन कपल भी बोलते हैं। आयरन जो है वो एनोड की तरह काम करेगा, उस पे एनोड की रिएक्शन होगी और कैथोड की रिएक्शन भी अलग से होगी। इन सभी से आपका लास्ट में जाके रस्ट मिलता है। इसी को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मेटल में एक डायग्राम बनाते हैं। मान लिया ये एक सरफेस है, रफ सरफेस है, ये थोड़ा सा रफ सरफेस है, ये आयरन सरफेस है, Fe सरफेस। अब इसके ऊपर ये एक वाटर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट लो जी, वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, आसपास हमारे एयर भी है, एयर भी है, एयर, एयर के अंदर O2 भी मिलेगा, प्लस में CO2 भी मिल सकता है। ये दोनों चीज आपको वहां खड़ी मिलेगी, ये तैयार रहती है रस्ट को प्रमोट करने के लिए। ये हमारा जो एक डायग्राम है वो हमने बना दिया। अब जो आयरन सा सरफेस है वो एनोड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह। एनोड की तरह कैसे काम करेगा जी? जो Fe है वो टूटेगा Fe2 पॉजिटिव में, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। यानी कि यहाँ पे जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी कि Fe जो है Fe2 पॉजिटिव में बना और 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाले, तो ये आपका एनोड बन गया जी, दिस प्रमोट। अब कैथोड पे क्या होगा सर? कैथोड पे होगा जो हमारे 4H+ आएंगे, O2 के साथ मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और 2H2O बना देंगे। क्या बना देंगे? 2H2O बना देंगे। Fe है, Fe2 पॉजिटिव में टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 4H+ है, O2 और 4 इलेक्ट्रॉन मिलके आपका 2H2O बना रहे हैं। 2H2O बना रहे हैं तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है लास्ट में। जब ये ओवरऑल रिएक्शन होगी तो आपका रस्ट की फॉर्मेशन होगी। सर इतनी बात तो हमें पता था, कुछ नई बात बताओ ना। ये H+ आया कहाँ से है? कहाँ दिख रहा आपको H+? नहीं दिख रहा ना। H+ देखो कहाँ से। हमने अभी बात की थी, आपकी यहाँ पे इम्प्योरिटी मिलेगी, CO2 हो सकती है या हमारे वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एसिड भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लिया H2 है हमारे पास, H2O जो है वो H+ में प्लस में OH नेगेटिव में टूटेगा, तो ये आपके पास H+ रहा। या फिर जो हमारे एसिड है, एसिड जब टूटेंगे वो H+ देंगे, तो वो H+ दे रहे हैं, वो आपका H+ यहाँ यूज हो जाएगा। तो ये बात तो खत्म हुई कि H+ आया कहाँ से? H+ जी यहाँ से आया है। H+ कहाँ से आया, वो बात यहाँ पे खत्म हो चुकी है। 4H+ प्लस में O2, 4 इलेक्ट्रॉन मिलके आपका 2H2O बना देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए क्या होगी। ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो कैंसिल ही हो गया। बचा क्या? Fe प्लस में 4H+ प्लस में O2, ये मिलके आपका क्या बना रहे हैं? Fe2 पॉजिटिव प्लस में 2H2O, ये आपका बना रहे हैं। ये कंपाउंड आपका बन के तैयार, ये कंपाउंड आपका बन गया। ठीक है जी, बना दिया कंपाउंड आपने, बहुत अच्छी बात है। कंपाउंड तो हम ऐसे ही बनाते रहते हैं। अब ये जो Fe, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। अब जो 2Fe2 पॉजिटिव है ये प्लस में 2H2O के साथ मिला, 2H2O के साथ मिला, प्लस में एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। एनवायरनमेंट से क्या मिल रही है? ऑक्सीजन। तो ये आपकी रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन होने के बाद आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा जी Fe2O3, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। Fe2O3 ये कंपाउंड आपका बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, और साथ में H+ जो है वो आउट हो जाएंगे। H+ क्या हो जाएंगे यहाँ पे? आउट। अब H+ देख लीजिए कितने हो गए। Fe2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन 3 बैलेंस नहीं है, यहाँ पे कितने हो गए? 2 और ये 4 हो गए। बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए मैंने एक काम कर दिया, 3 ही रखने हैं।
यहाँ मैं 4 कर देता हूँ, यानी कि ये हाइड्रोजन 8 हो गई, ऑक्सीजन 4, 4 और 2 6, यहाँ 2 कर देता हूँ, आयरन 4 हो गए, लो जी हो गई बैलेंस। लो, तो यहाँ से वो H+ बाहर हो गया। अब जो Fe2 पॉजिटिव है, Fe2O3 है, ये एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा H2O के साथ, बाहर H2O तो है, उनके साथ मिलता जाएगा और क्या बनाएगा आपका Fe2O3.XH2। ये आपका रस्ट का फॉर्मूला होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए एज यू विश। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी होती है खत्म। अब चलते हैं हम अगली थ्योरी पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो बहुत ही एनसीईआरटी के अंदर आपको बीच में दे रखा मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल के बाद में। और अब हम लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, जो है आसान, दिखने में छोटा है लेकिन खोटा है, तो उस हिसाब से हम इसको करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, होता क्या है सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने पढ़ा कि ऐसे सेल, मतलब ऐसे डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाएंगे। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको कन्वर्ट करेगा ये केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेगा जी? एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, उससे हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ जी, अब देखिए कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस होगा, उसके बारे में हम देखते हैं। चलो जी, एग्जांपल के साथ करेंगे। हाँ, एक चीज हो, ये जो डिकम्पोजिशन होगा, इसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, या तो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, मोल्टन स्टेट, या फिर एक्वस स्टेट में होना चाहिए। इन दो स्टेट के अंदर चलेगा, सॉलिड स्टेट में नहीं चलेगा। सॉलिड में कहीं तुम पास करने लग जाओ, कुछ नहीं होगा, याद रखना, ये चीज याद रखना। और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर एक टर्म पढ़ी थी लोन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एनोड होगा, एनोड वो किसके साथ ज्वाइंट होगा, कनेक्ट होगा, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होगा, कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। लेकिन होगा ऑक्सीडेशन ही, लेकिन होगा क्या, ऑक्सीडेशन होगा, ये लेफ्ट साइड में ही। कैथोड की बात करें, कैथोड जो है वो कनेक्ट करेगा आपका, कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें होगा रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसमें उल्टा है, इलेक्ट्रोकेमिकल में बात करें तो उल्टा है, लोन आ जाता है वहां पे, लोन। लोन ये किसके लिए है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, केमिकल सेल। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा क्या उल्टा है, बस एक ही चीज उल्टी है। एनोड में जो आप कनेक्ट करोगे वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ करोगे। यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी बना रही है। ठीक है जी, चलो जी एक एग्जांपल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। मोल्टन
मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl का एग्जांपल करते हैं। क्या एग्जांपल है जी? देखो, ये हमारा एक बिकर लिया हमने, ये लिया जी बिकर, इसके अंदर डाल दिया मोल्टन NaCl, ये डाली जी एक रोड और ये दूसरी रोड, इनको आपस में कर दिया कनेक्ट एक टर्मिनल के साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका कनेक्ट करेगा एनोड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट करेगा कैथोड के साथ। एनोड कैथोड हो गया। यहाँ पे है NaCl, मोल्टन है नॉट एक्वस, याद रखना ये एक्वस नहीं है, मोल्टन NaCl है, यानी कि प्योर NaCl को मोल्ट करके लिक्विड फॉर्म में मिला के आपने डाल रखा है। ठीक है, अब जो आपका NaCl है, NaCl इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो टूटेगा जी Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। सीधी सी बात है। अब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव में अट्रैक्ट होगा। तो क्लोरीन जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगी? एनोड की तरफ। तो एनोड पे क्या होगा? एनोड की रिएक्शन होगी जी, क्लोरीन जो है वो टूटेगा, क्लोरीन नेगेटिव टूटेगी क्लोरीन में और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल, ऑक्सीडेशन हुआ, रिमूवल हुआ इलेक्ट्रॉन का। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं और एनोड पे हो रही है, ऑक्सीडेशन हुआ इससे। अब एक चीज देखिए, क्लोरीन जो है वो Cl फॉर्म में नहीं रहता, वे टसन में रहते हैं, दो की फॉर्म में, दो भाई दोनों तो भाई, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, 2Cl नेगेटिव Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल। अब कैथोड की बात करें, कैथोड की, कैथोड पे आपका जाएगा Na पॉजिटिव, क्यों? कैथोड पे चार्ज है जी नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव वाला, या ये कह लो नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा? जिसको रिडक्शन करना हो। अब रिडक्शन कौन करेगा? Na, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na बना देगा। अब बैलेंसिंग करने के लिए मैं यहाँ 2 ये लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे Na नीचे मत लिखना, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, Na फॉर्म नहीं है, बस इसको बैलेंसिंग करने के लिए मैंने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन होगी। तो क्वेश्चन आ जाए कि प्रोडक्ट बताओ जब आप मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करो, तो मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे एनोड पे आपको Cl गैस मिलेगी, एनोड पे क्या मिलेगी? Cl गैस। कैथोड पे क्या बनेगा अपना? सोडियम जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो भी सोडियम है वो यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ये ऐसे। ये हमारा क्या है? मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस है। कर लेंगे जी, चलो जी। उसके बाद अगले एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, करते करते थक जाओगे, याद कुछ एक तो याद ही करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलो जी। अगला एग्जांपल है PbBr2। PbBr2 को तोड़ेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पास की, चलो जी, ये टूटा Pb2 पॉजिटिव में प्लस में Br नेगेटिव इसमें टूटा जी। अब Br जो है इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। अब हमने एक बिकर लिया था, चलो डायग्राम बना देते हैं। ये बिकर है, इसके अंदर हमारा PbBr2 मोल्टन स्टेट के अंदर है, ये एक रोड हो गई, एक रोड ये हो गई, ये आपस में कनेक्ट कर रखी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के साथ, इसको हमने बोला एनोड और ये क्या जाएगा आपका? कैथोड जाएगा। यहाँ पे है PbBr2, लेड ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं, ये मोल्टन है आपका, मोल्टन। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे Pb2 पॉजिटिव प्लस में 2Br नेगेटिव में टूटा। तो अगर मैं एनोड की बात करूं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड पे वो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन हो या फिर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? नेगेटिव वाला, यानी कि Br गया जी, Br नेगेटिव, ये टूटा, Br प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये तुम्हें पता है हैलोजन फैमिली 2 भाइयों की तरह रहती है, तो यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग करने के लिए 2 लगा दिया। कैथोड की बात करें, कैथोड पे क्या होगा? Pb2 पॉजिटिव आएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएंगे एक्सेप्ट करके Pb बना देगा, यानी कि Pb कहाँ डिपॉजिट शुरू हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा जी कैथोड पे डिपॉजिट होना। कहाँ शुरू होगा? कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन PbBr। चलो जी, ये तो था सिंपल, जिसमें सिर्फ आपका एक ही सॉल्यूशन हो, मोल्टन मतलब एक ही टाइप के आयन बने। अब केस आता है जी, जब मल्टीपल आयंस हो फिर क्या करेंगे? मल्टीपल आयंस का मतलब है एक्वस फॉर्म ले लेते हैं। एक्वस फॉर्म में लेंगे
तो वहां पे आपके पास वो कंपाउंड भी मिलेगा और साथ में H2O भी मिलेगा, तो एक्वस फॉर्म होगी। टूटे तो H2O बीगा और वो कंपाउंड भी टूटेगा। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम डिस्कशन करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसको ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल मान लिया उस आयन को टूटना है, प्रेफरेंस देंगे हम, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइट को टूटना है, वो इलेक्ट्रोलाइट टूटा और साथ में H2O भी टूटा। अब टूटने के बाद जो प्रेफरेंस मिलेगी उसके अकॉर्डिंग वो पहले जाएगा। एग्जांपल के साथ समझो। एग्जांपल लिया हमें एक्वस NaCl। क्या लिया? एक्वस NaCl लिया। चलो जी एक्वस NaCl लेते हैं। ये हमारे पास बीकर मान लिया मैंने, यही इसी को मान लेते हैं। यहाँ पे NaCl डाल रखा है आपने और ये एक्वस फॉर्म है। एक्वस फॉर्म है यानी कि H2O भी मिलेगा। तो एक्वस फॉर्म है तो Na जो है NaCl वो टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। H2O है वो भी टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। देखो अब पॉजिटिव की तरफ कौन मूव करेगा? जो नेगेटिव हो। नेगेटिव तो ये है जी, ये इसकी तरफ जाएगा। नेगेटिव की तरफ कौन मूव करेगा? जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव ये है जी, ये उसकी तरफ जाएगा। समस्या तो यहीं आ गई। समस्या जो आती है वो यहाँ आती है। समस्या क्या आती है सर? समस्या ये आती है मूव कौन करेगा फिर? अगर Cl नेगेटिव चला जाए तो समस्या, OH नेगेटिव चला जाए तो समस्या। दोनों चीजें हम सिंपल वे में करते हैं। देखिए इसके लिए हम देखेंगे SRP वैल्यू। SRP वैल्यू को थोड़ा सा गौर करेंगे। SRP वैल्यू मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ। यहाँ SRP वैल्यू NCERT में इस तरह दे रखी है, फ्लोरीन से लिथियम। नीचे की तरफ जाओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की पावर इंक्रीज करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट पावर इंक्रीज करेगी। ठीक है, जिसकी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जिसका क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन हो जाए। जिसका क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन। अगर डाउन द ग्रुप बात करें तो SRP वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। एक एक बात ध्यान से समझ लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन से नीचे जाएंगे SRP वैल्यू डिक्रीज होती है, नेगेटिव होती जाती है। NCERT के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आपने अगर कोई और टेबल यूज कर रहे हो, बुक टेबल यूज कर रहे हो, तो उसको एक बार आप देख लेना कि वो किसके अकॉर्डिंग है, रिवर्स तो नहीं है। मैं NCERT के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। NCERT में ऐसे दे रखी है, यानी कि डाउन जाएंगे लिथियम वाले पे SRP वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी, यानी कि नेगेटिव ज्यादा होगी, नेगेटिव जाएगी। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो वो क्या होगी? आपकी पॉजिटिव। ऊपर की तरफ SRP वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब दो केस आते हैं। ऑक्सीडेशन वाले को आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से समझो, रिडक्शन वाले को आप रिडक्शन पोटेंशियल से समझो। दोनों आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन के हिसाब से, रिडक्शन को रिडक्शन के हिसाब से समझने की बजाय SRP के अकॉर्डिंग ही समझो। आपने SRP ही पढ़ी है तो SRP के अकॉर्डिंग समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो डाउन द ग्रुप SRP वैल्यू डिक्रीज हो रही है, रिड्यूसिंग पावर अच्छी हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन जो है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ऑक्सीडेशन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ऑक्सीडेशन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको ये पता लगाना है कि पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो आप ये चेक कर लीजिए किसकी SRP वैल्यू कम है। जिसकी SRP वैल्यू कम, उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है। क्लियर कट बात? ओके है। चलो जी, अब हम बात करते हैं कैथोड की तरफ, ऊपर की तरफ। ऊपर जाएगा तो रिडक्शन आसानी से होगा। रिडक्शन आसानी से होगा मतलब समझ जाओ, रिडक्शन के लिए हम देखेंगे, रिडक्शन के लिए हम क्या देखेंगे? जिसकी SRP वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा हाई, SRP वैल्यू ज्यादा मतलब ऊपर तो रिड्यूसिंग पावर कम होती है, रिड्यूसिंग पावर कम है तो उसका रिडक्शन आसानी से हो जाता है, यानी कि SRP वैल्यू ज्यादा तो उसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, वो रिडक्शन हो जाएगा। एक केस तो बनता है ये निकालने का, जो मोस्ट प्रायर रहेगा, सब में ही रहेगा। दूसरा एक केस आता है ओवर वोल्टेज का, ओवर वोल्टेज। सेकंड केस है ओवर वोल्टेज। ये बहुत ही कम लगता है, कम ही लगता है। इसके लिए हम आपको ट्रेंड याद करेंगे, उस ट्रेंड को याद कर लेना, उससे आपके दोनों
चीजें क्लियर हो जाएगी। ओवर वोल्टेज का मतलब क्या है, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी अपने को देनी पड़ती है। तो उस केस में एसआरपी वैल्यू के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन हमें ओवर वोल्टेज को देखते हुए आंसर कुछ और करना पड़ता है। जैसे कि ये एग्जांपल भी ओवर वोल्टेज पे काम करेगा, ठीक है। तो हम इस पे बाद में बात करते हैं एक बार। अब देखिए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अब जाएंगे हम कैथोड पे। कैथोड पे होगा आपका रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं, रिडक्शन के लिए हम देखते हैं ऊपर जाएंगे, यानी कि जो ई नोट की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी, जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव ई नोट की वैल्यू होगी उसका रिडक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। रिडक्शन क्या हो जाएगा उसका, बढ़िया हो जाएगा। रिडक्शन अगर उनका बढ़िया होता है तो एसआरपी वैल्यू, एक तो आपके पास एच पॉजिटिव है और एक एन एच प्लस है, दोनों में किसकी है, दोनों में आपको पता है इसकी तो जीरो होती है। एच पॉजिटिव कितनी है, जीरो। एन पॉजिटिव की नेगेटिव में होती है, तो यानी कि H प्लस की एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसकी अगर एसआरपी वैल्यू ज्यादा है तो H पॉजिटिव जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन बनाएगा। ये दो बाइयों की तरह है, तो दो दो दो। लो सर, पहला आपका कैथोड वाला हुआ कंप्लीट, यानी कि H2 आपकी कैथोड पे बनेगा, ठीक है जी। एनोड की बात करते हैं। एनोड, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन। एनोड का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखते हैं जी। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में हमारी एसआरपी वैल्यू चेक करनी है। एसआरपी वैल्यू मतलब जितनी कम एसआरपी वैल्यू, उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। तो दोनों में एसआरपी वैल्यू कम जो होती है वो OH नेगेटिव भी होती है। आ जाओ वही केस बताते हैं। OH की क्या होती है, एसआरपी वैल्यू कम, तो सर फिर तो OH आना चाहिए, नहीं, यहाँ पे Cl नेगेटिव आएगा। यहाँ पे ओवर वोल्टेज का केस लग जाएगा, Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव टूटेगा Cl में और एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब ये टू फॉर्म में रहता है तो यहाँ दो लगा, हो गया जी केस। यानी कि जब आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पे आपका क्या होगा, H2 गैस निकलेगी और एनोड पे आपकी Cl2 गैस निकलेगी। समझ में आ गई, इतनी बात कंफर्म है, ठीक है। ये बात आपको समझना जरूरी है। उसके बाद अब हमारे पास बचा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो सॉल्यूशन के अंदर आपका NaOH यानी कि कास्टिक सोडा बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन के तैयार हो जाएगा, कास्टिक सोडा। ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस था एक्वस NaCl का, और ये इंपॉर्टेंट है एक्वस NaCl का। हरियाणा बोर्ड में कई बार एमसीक्यू आया हुआ है कि अगर हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है। सीबीएसई के अंदर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एसआरपी का केस। एसआरपी को ध्यान से समझ लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस चीज को याद रखिए। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो आपकी नोट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स कैसे, देखो हम तो डाउन से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ लिथियम है, यहाँ फ्लोरीन है, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर की तरफ क्या हो रहे हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो यानी कि पावर बढ़ रही है, तो इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा और नीचे वाले का रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, यानी कि जितनी कम नेगेटिव वैल्यू, कंपेयर करेंगे दो चीजों, इन दोनों को कंपेयर किया, जिसकी कम नेगेटिव होगी वो आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जिसकी ज्यादा होगी उसका आसानी से रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात, पक्का। चलो जी, हाँ आगे देखा, आगे आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल। उसमें फिर आपको थोड़ा सा और कंफर्म हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एक्वस CuSO4 एट इनर्ट इलेक्ट्रोड। सर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, पहले वाले में कुछ अलग था। देखिए जो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो ना, उसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कुछ इनर्ट होती है, कुछ जो आप कंपाउंड डाल रहे हो, जैसे CuSO4 है तो वो कॉपर से भी बन सकती है। तो ऐसे केसेस में भी इलेक्ट्रोलिसिस अफेक्ट करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसमें एक और एग्जांपल है, वहां आपको पता लगेगा कि कैसे इलेक्ट्रोलिसिस अफेक्ट करता है। पहले CuSO4 के बारे में देखते हैं। ये भी कर लिया, ये एनोड, ये कैथोड,
ये जोड़ी बैटरी, और ये इसको जोड़ दिया पॉजिटिव से नेगेटिव से, इसके अंदर डाल दिया CuSO4, CuSO4, ये आपका एक्वस है। लो जी, ये बात आ गई। अब CuSO4 जो है वो टूटेगा Cu2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। H2O है, ये आपका टूटेगा H पॉजिटिव में प्लस में OH नेगेटिव में। ओहो सर, ये कहानी कहाँ ले आए आप? चलो जी, कहानी देखते हैं। कैथोड देखते हैं पहले। कैथोड कैथोड बोले तो रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो ज्यादा एसआरपी वैल्यू, ज्यादा एसआरपी वैल्यू। याद रखने का तरीका देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन और रिडक्शन, रिडक्शन तभी होगा जब स्टैंडर्ड रिडक्शन ज्यादा होगा, तो ज्यादा एसआरपी वैल्यू। दोनों में से ज्यादा एसआरपी वैल्यू तो अपनी H पॉजिटिव की होती है, नहीं कॉपर की होती है, सॉरी कॉपर 2 पॉजिटिव की होती है। कॉपर है तो कॉपर 2 पॉजिटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कॉपर बना देगा। यानी कि जो कॉपर है वो आपका कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अगली बात करते हैं एनोड की। एनोड की बात करें तो एनोड पे बात करते हैं, तो एनोड पे आपका SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, दोनों में से कोई ना कोई जाएगा। बता देता हूँ, OH नेगेटिव जाएगा। क्या जाएगा? OH नेगेटिव। सर कहानी पलट दी हो आप। अब OH नेगेटिव जाएगा, ये आपने बता दिया। जाएगा क्यों? एसआरपी वैल्यू, एसआरपी वैल्यू चेक करेंगे। तो क्या सारी की सारी एसआरपी वैल्यू याद करनी पड़ेगी? नहीं, जरूरी नहीं है। वो तरीका बताता हूँ मैं, देखो बाद में। पहले इसको देखते हैं। OH नेगेटिव टूटेगा, क्या होगा आपका? OH नेगेटिव टूटेगा। अब जो ये OH नेगेटिव है ये टूटता है, और ये टूट के आपका क्या बनाएगा? 4 OH नेगेटिव टूटेगा, और ये आपका बनाएगा 4 OH प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4 OH। और ये 4 OH जो है वो आपका कन्वर्ट करेंगे, 4 OH कन्वर्ट करेंगे 2 H2O प्लस में O2। तो यानी कि पानी तो पहले ही एक्वस है और मिल जाएगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट है वो आपका क्या होगा? ऑक्सीजन। तो इसके अंदर कैथोड पे कॉपर बन रहा है, एनोड पे रिजल्ट क्या बना? ऑक्सीजन। बचा क्या? ये भी बाहर हो गया, नहीं सॉरी, ये भी बाहर हो गया, ये भी बच गए ये दोनों। यानी कि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव मिलके आपका क्या बना देंगे? H2SO4। लो जी, एसिड बन के तैयार हो गया, पियो। आसानी है। तो ये आपका बन के तैयार हो जाता है। समझ में आ गया? इसको अच्छे से उतार लेना, ठीक है। आगे देखिए। हाँ, एक चीज और, वो चीज क्या थी? एसआरपी वैल्यू का था कि हम याद कैसे रखेंगे। देखो, जो ये आयंस वाली ना, कॉपर वाली, वो आप रिएक्टिविटी सीरीज याद हो आपको, पोटासियम कैल्शियम सोडियम वाली, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा लो, ठीक है। सबसे ऊपर पोटासियम आता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू पोटासियम की जाता है, नीचे जाते जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। H पॉजिटिव 0 होता है, उसके बाद कॉपर आता है, यानी कि फिर पॉजिटिव वैल्यू शुरू हो जाती है। तो देख लो, उसी हिसाब से हमने किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी? आयंस। मेन बात होती है जी आयंस, आयंस नहीं मिलते। आयंस के अकॉर्डिंग बताएं तो याद रखना SO4 2 नेगेटिव, फिर आता है आपका NO2 नेगेटिव, फिर आता है OH नेगेटिव, फिर क्लोरीन नेगेटिव, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपका ट्रेंड रहता है, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इंक्रीजिंग में उस साइड। यानी कि ऐसे जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो पहले आ रहा है, मतलब सॉरी, जो बाद में आगे की तरफ इंक्रीजिंग में जो पहले आ रहा है वो पहले उसकी तरफ चला जाएगा। ये ट्रेंड आप याद कर लो तो आपका लगभग लगभग आयंस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, इसको याद कर लो। आयंस का तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो जी, ठीक है, देखो कैसे, सॉरी ये NO3 है, NO3। देखो कैसे, देखो यहाँ पे SO2 नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, ये आपका SO4 सॉरी SO4 2 नेगेटिव, और ये OH नेगेटिव। को पहले कौन आ रहा है? OH आ रहा है। तो OH अगर पहले आ रहा है तो पहले लिख दो, OH हो गया। पिछले केस में Cl पहले आ रहा था, Cl का पहले होगा, Cl पहले जाएगा। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन पहले चला जाता। तो ये चीज आपको याद है। समझ में आ गई इतनी बात? ये ओवर वोल्टेज और एसआरपी वैल्यू दोनों को खत्म कर देता है। एक और केस भी
अफेक्ट करता है, वो अफेक्ट है इलेक्ट्रोड प्लेटिनियम की है या किसी और मटेरियल की है, वो चीज़ भी इफेक्ट करती है। इतना डीप नहीं है उसके, आप सिर्फ रिजल्ट याद रखो, रिजल्ट से काम चल जाएगा। इनका भी हो सके तो रिजल्ट याद रखो, डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारा हुआ कॉपर सॉल्यूशन इनर्ट इलेक्ट्रोड का। अब बात करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह हम बात करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड की, यानी कि जो आपका CuSO4 है वो अब इनर्ट की जगह कॉपर इलेक्ट्रोड पे बात करेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड। और मैंने कहा था जब इलेक्ट्रोड आपकी चेंज हो जाए, सेम मटेरियल की हो किसी और मटेरियल की हो, तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा क्या ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कॉपर टू पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, कॉपर बना देगा। एनोड पे क्या होगा जी, एनोड पे जो कॉपर है वो खुद डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये टाइप की रिएक्शन आपकी हो जाती है, समझे बात। ठीक है, ये जो मेथड है ये आपका यूज किया जाता है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में। कॉपर की रिफाइनिंग का सबसे बेस्ट मेथड होता है, जिसमें हम एक इम्प्योर लगाएंगे एक प्योर लगाएंगे, तो धीरे धीरे इम्प्योर वाला टूटेगा, टूट के वो प्योर वाले पे डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इम्प्योरिटी नीचे रह जाएगी और सारा का सारा प्योर कॉपर आपका अलग हो जाएगा। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है। उसके बाद अगला आता है H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। इसमें क्या है, H2SO4 है और H2O है, ये आपका टूटेगा, ये H पॉजिटिव में टूटेगा, ये SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, ये आपका H पॉजिटिव में टूटेगा और OH नेगेटिव में टूटेगा। अब ये केस तो खत्म ही हो गया कि कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे तो आपका H पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, H बनाएगा, यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो, क्योंकि ऊपर भी H पॉजिटिव नीचे भी, अब दोनों वैल्यू सेम है तो सेम जाएंगे। अब SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव में आता है, अब OH नेगेटिव पहले आता है तो पहले जाएगा, चलो जी OH नेगेटिव गया, 4 OH नेगेटिव है, टूटेगा 2H2O में, प्लस में ऑक्सीजन, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन बाहर। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर। बैलेंसिंग करने के लिए इसको 4 भी लगा सकते हो आप, 4 के हिसाब से बैलेंस हो। लो जी, ये आपका बैलेंस हो गया, इतना बैलेंस। ऑटो गैस आपको मिल गई, कहानी खत्म। खत्म, कहानी अभी खत्म नहीं होती। H2SO4 में आपकी डिपेंडेंसी रहती है कंसंट्रेशन पे, किस पे रहती है, कंसंट्रेशन पे। अगर आपका H2SO4 डाइल्यूट है, ये कब है, डाइल्यूट है तब, डाइल्यूट है तब। अगर कंसंट्रेटेड है, कैसा है, कंसंट्रेटेड, तो ये वैल्यू फेल हो जाती है। तब आपको याद रखना है कि 2SO4 2 नेगेटिव है जो है वो टूटेगा H2O8 में, 2 नेगेटिव में, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। तब ये केस आएगा। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो एनोड पे आपकी ये रिएक्शन होगी, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। सॉरी, सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन याद रख लेना इसको। ठीक है जी, आगे समझ में। अलग अलग बुक से अलग अलग एग्जाम्पल उठा के आपको करवाए जा रहे हैं, ये मत समझना कि एनसीईआरटी तक ही है, एनसीईआरटी में ये है नहीं। हो सकता है कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल एक आधा कम हो, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप और एग्जाम्पल भी कर सकते हो, जैसे NaNO2 का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे क्या टूटेगा, वो भी एग्जाम्पल है। NaNO3 का, सॉरी AgNO3 में एक्वस सॉल्यूशन में, वो भी आप दे सकते हो। अब AgNO3 में OH नेगेटिव है, NO3 बाद में आ रहा है तो OH नेगेटिव जाएगा, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन जाएगा। लेकिन केस चेंज होंगे कि आपकी इलेक्ट्रोड कौन सी है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है या वो अलग केस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल भी आप खुद से भी कुछ करें तो वो एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है अब इसका, इलेक्ट्रोलिसिस में ये मत सोचना कि ये अलग से इलेक्ट्रोलिसिस का ही पार्ट है, जिसको बोलते हैं हम फ्राडे लॉ। फ्राडे लॉ, तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक लॉ आता है जिसको फ्राडे लॉ बोलते हैं। फिजिक्स में भी पढ़ोगे लेकिन वो अलग है, ये अलग है, फ्राडे लॉ। अब फ्राडे लॉ है वो 2 टाइप में टूटा हुआ है, यानी कि 2 टाइप्स, फ्राडे फर्स्ट लॉ, फ्राडे फर्स्ट लॉ, और एक होता है सेकंड लॉ। हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ की बात।
अब फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद वो इलेक्ट्रोलाइट टूटे हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो टूटे हैं उनका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना आप चार्ज वहां से पास करोगे, जितना चार्ज किसी टाइम में उसके अंदर से पास करोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज हमें कौन बताता है? फैराडे लॉ बताता है। कौन सा? फैराडे फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द अमाउंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट या डिकम्पोज्ड is directly proportional to proportional to charge या करंट, amount of charge passing through the solution या थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। उस सॉल्यूशन में से जितना पास करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मान लिया W वेट डिकम्पोज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, क्यू चार्ज के। ये आपका चार्ज है और उसका जो वेट आ रहा है, वेट ये है, वेट, समझे ये बात? तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जेड, इसको बोलते हैं आपका इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। हाँ जी, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट ये भी बोला जाता है। तो ये आपका जेड होता है। तो सर इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से समझो। मान लिया आपने Q1 पास किया, 1 कूलम पास किया, चार्ज 1 कूलम पास किया, तो वेट जो है वो किसके इक्वल हो गया? जेड के इक्वल हो गया। वेट किसके इक्वल हो गया? जेड के इक्वल। यानी कि जब आप 1 कूलम चार्ज पास कर रहे हो तो जितना मास 1 कूलम चार्ज पास करने पे जितना मास टूटेगा वही मास आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट के इक्वल है। वही क्या हो गया? आपका कांस्टेंट के इक्वल हो गया। इतनी बात आई समझ में? तो ये बात तो स्पष्ट हुई। जेड क्या है? जब आपकी क्यू की वैल्यू 1 हो, या फिर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और टाइम भी कितना हो? 1 सेकेंड हो, तो हम इसको W किसके इक्वल बोल सकते हैं? जेड के इक्वल बोल सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट हो गया, इक्विवेलेंट कांस्टेंट हो गया। तो अब इसको समझते हैं। देखो इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे? देखो एक चीज मानी मैंने, क्या मानी? कि आपके पास 23 ग्राम सोडियम है। 23 ग्राम क्या है? सोडियम। 23 ग्राम सोडियम। सर ये 23 ग्राम सोडियम का क्या लेना देना है? इस चीज को समझते हैं आप। 23 ग्राम सोडियम का क्या लेना देना है, क्यों आप यूज कर रहे हैं? 23 ग्राम का मतलब इसका एटॉमिक मास है और वो ग्राम में लिया गया, यानी कि 1 मोल की बात कर रहे हैं। कितने मोल की बात कर रहे हैं? 1 मोल, यानी कि ये 1 मोल हो गया, 1 मोल। ठीक है, समझ रहे हो ना फर्क? एक एटम का मास AMU होता है, यानी कि 23 AMU की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो एक एटम का मास है। 23 ग्राम लिख रहा हूं यानी कि मैंने उसको ग्राम में कन्वर्ट करा है, यानी कि 1 मोल की बात करते हैं। 1 मोल का मास किस में चला जाता है? उतने ही ग्राम में चला जाता है। तो सेम अगर मैं 23 ग्राम सोडियम, वैसे 23 होता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23 AMU। AMU का मतलब है सिर्फ एक सोडियम का, और अगर 1 मोल की बात करूं तो कितना आ जाएगा? 23 ग्राम आ जाएगा। 23 ग्राम सोडियम की बात कर रहा हूं, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास Na पॉजिटिव है, अगर मेरे पास Na पॉजिटिव है, सॉरी Na पॉजिटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na बनाता है। तो मैंने अगर 1 मोल Na पॉजिटिव लिया तो उसके लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। कितने मोल लगेंगे? 1 मोल। यानी कि 1 मोल Na पॉजिटिव को Na में कन्वर्ट करना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। समझ में आई इतनी बात? सेम अगर मैं Mg2 पॉजिटिव की बात करूं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाया? Mg बनाया। यानी कि 1 मोल Mg के लिए आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़े? 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़े। वो आपका Mg बना।
सेम अगर बात करूं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो ये एल्यूमिनियम बनाएगा। यानी कि 3 मोल के लिए आप, सॉरी, 1 मोल Al3 पॉजिटिव के लिए आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। कितने मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 3। ठीक है, क्लियर कट है बात। चलो जी देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। इतनी बात बता दीजिए आपको समझ में आई कि नहीं आई। ये 1 मोल की बात है। ये बता क्यों रहा हूं, इसमें हम एक क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है 1 फराडे। क्या बोला जाता है? 1 फराडे। तो ये क्या है फराडे? 1 फराडे का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 फराडे बोलते हैं। ये 1 मोल दिया आपने। फराडे भी एक टर्म है, फराडे एक इलेक्ट्रिक चार्ज की टर्म आई, नई टर्म आई लार्ज चार्ज के लिए। तो वैसे ही ये बात करा आपने, 1 मोल लिखा है, तो इसमें एक टर्म आई है जिसको 1 फराडे बोला गया। तो 1 फराडे ने क्या कहा कि जितना 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो आपका 1 फराडे होगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? चलो जी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज समझे? फिर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, इतना चार्ज होता है। मोल का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23, इतना आपके पास एटम होगा। अब इन दोनों की कर लीजिए मल्टीप्लाई, कर लीजिए जी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज्यादा दिमाग मत खपाना। एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा आपको 96487 के कुछ आसपास, और इसको हम ओवरऑल अप्रोक्सीमेट कर देते हैं इतना 96500 को। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 96500 को ला, सर बड़ा ज्यादा होगा, छोटा बताओ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फराडे, क्या बोलेंगे आपका? 1 फराडे। यानी कि ये आपका 1 फराडे के इक्वल हो गया। तो आप इसको ये बोल सकते हो ना। तो यही बता रहा हूं, अगर आपके पास Na पॉजिटिव 1 मोल है, आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए, 1 मोल इसको इलेक्ट्रॉन दिए, और क्या बन गया ये? Na। तो आपने कितना चार्ज दिया? कितना चार्ज दिया? 1 मोल चार्ज दिया। 1 मोल चार्ज का मतलब आपने 96500 कूलम चार्ज पास किया। सिंपली भाषा में बोलूं तो 1 कूलम चार्ज, 1 फराडे चार्ज आपने दिया। सेम mg को 2 मोल दिए, 1 मोल के लिए कितने मिले? 2 मोल। 2 मोल का मतलब 1 मोल 1 फराडे, 2 मोल 2 फराडे, यानी कि Mg2 पॉजिटिव को Mg बनाने के लिए 2 मोल चार्ज दिया गया। Al3 पॉजिटिव है, Al बना, यानी कि 1 मोल को बनाने के लिए आपने 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया है, यानी कि 3 चार्ज दिया है। तो ये कहानी होती है यहाँ पे खत्म। समझ आ गई इतनी बात? चलो जी, अब थोड़ा सा फॉर्मूला जनरेट करते हैं। देखो 23 ग्राम कब मिलेगा? 23 ग्राम कब मिलेगा? जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पास करोगे। चार्ज को मैं ये लिख सकता हूं, अगर आप 96500 कूलम चार्ज पास करते हो तो 23 ग्राम सोडियम मिल जाता है। 1 मोल का मतलब यही है। तो 1 कूलम चार्ज में आपका कितना होगा? 23 डिवाइड बाई 96500, इतना वेट आपको डिकम्पोज होगा। mg को 2 चाहिए, यानी कि 96500 इंटू में 2। अगर 2 मोल चार्ज में पास करूं mg बन जाता है, mg यानी कि 24 ग्राम आपको 1 मोल आपको क्या बन जाएगा? सोडियम का मास डिकम्पोज हो जाएगा। अगर मैं 1 पास कर दूं तो 24 डिवाइड बाई 96500 इंटू में 2 हो जाएगा। 1 कॉलम की बात आ गई। चलो जी Al3 की बात कर लेते हैं, यानी कि 96500 कॉलम की बात करें तो 27 ग्राम आपको मिलेगा। 1 कॉलम की बात करें तो 27 डिवाइड बाई में 96500 इंटू में 3, क्योंकि 3 मोल चाहिए तो इंटू में 3 करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो 96500 जितने आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उससे 3 n की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे 1 थी तो 1, यहाँ 2 तो यहाँ पे 3। मास आपका ऊपर आ रहा है, सभी जगह क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। फराडे नीचे कांस्टेंट है। और 1 कूलम की बात करें, 1 कूलम का मतलब जो वेट जो है वो इक्विवेलेंट के इक्वल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा जब आपकी Q की वैल्यू कितनी होगी? 1 कूलम। तो यानी कि अगर आप 1 कूलम पास कर रहे हो तो इतना मास आपको मिल रहा है, ये आपका मास है। ये क्या है? मास। तो मास में मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे लिख सकता हूं जी Z इज इक्वल टू
एटॉमिक मास डिवाइड बाय फराडे इनटू में एन, फराडे इनटू में एन, क्योंकि एक कूलम है, एक कूलम चार्ज पास होगा तो वो मास होगा, ये मास आ गया आपके पास। एक कूलम हो तो मास आपका किसके इक्वल होता है, जेड, यानी कि इस मास को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, जेड के इक्वल लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना जी वेट इज इक्वल टू जेड की वैल्यू एटॉमिक मास डिवाइड बाय फराडे इनटू में एन इनटू में चार्ज आपका क्यू, चार्ज क्या आ गया 2। इसी को और खोलोगे तो W इज इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू में I इनटू में T डिवाइड बाय में 96500 इनटू में N, तो ये इतना वेट आपका आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, वेट आपका आ जाएगा। लीजिए आसान तरीके से हमने एक फॉर्मूला बना लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि मान लिया क्वेश्चन हम उसमें कर लेंगे, लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन हम उसमें कर लेंगे। अब इसको समझ लीजिए, अगर आप वेट यहाँ पुट करोगे, आई की वैल्यू पुट करोगे, टी की वैल्यू पुट करोगे, ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वेट आ जाएगा, यहाँ से आप वेट निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारा फराडे फर्स्ट लॉ है। अब एक है फराडे सेकंड लॉ, फराडे सेकंड लॉ, फराडे सेकंड लॉ देखो क्या है, सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ भी इसी जैसा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है वो, सेकंड लॉ भी इसी जैसा है, आसान ही है। सेकंड लॉ कहता है कि आपके पास दो बीकर हैं, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, दो बीकर है, दोनों को आपने कनेक्ट कर रखा है, दोनों के अंदर आपने क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोड्स डाल रखी है, इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो। बस जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि इलेक्ट्रिसिटी आपको सेम पास करनी है, चार्ज आपको सेम पास करना है। कैसे जी, ये दो बीकर लिए, ले लीजिए, इसके अंदर एक केमिकल डाला, वो मैंने मान लिया ZnSO4 है जी, इसके अंदर एक केमिकल डाला, इसके अंदर मान लिया CuSO4 है जी, यहाँ पे एक रोड डाली, ये दूसरी रोड हो गई, यहाँ एक रोड हो गई, ये दूसरी रोड हो गई, दोनों को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है जी, कर दो जी, ये इसके साथ कनेक्ट होगी, ठीक है, ये वाली ऊपर से कनेक्ट कर दो, ये यहाँ कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव वाला ये एनोड, नेगेटिव वाला ये क्या हो गया, कैथोड, ये इसकी एनोड है और ये इसकी कैथोड है। तो क्या समझे इससे कि आपने सीरीज में दो चीजों को जोड़ रखा है, सीरीज में दो चीजों को जोड़ रखा है, दो इलेक्ट्रोड्स, दो बीकर्स को आपस में जोड़ रखा है, यहाँ ZnSO4 है, वहाँ पे CuSO4 है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में AgSO4 का ले रखा है, तो आप AgSO4 भी ले सकते हो, नॉन AgNO3 सॉरी, AgNO3, तो आप ये एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, चार्ज जो होगा, चार्ज पास करेगा सेम, चार्ज क्या पास करेगा, सेम पास करेगा। तो जो मास है, मास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास के, मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास के। किसका इक्विवेलेंट, यहाँ पे ZnSO4 है, तो मास ऑफ Zn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ Zn। मास ऑफ Ag है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। ये आपके बात ये बोल रहा है, बस यही आपका सेकंड है, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो उसके अंदर से सेम पास करेगी, तो अमाउंट जो है इस तरह से पास करेगा। कर लोगे जी, कर लेंगे सर। इसको थोड़ा सा इजी वे में समझा देता हूँ कैसे आ रहे हैं। वेट किसके इक्वल है जी, ZQ के इक्वल है, पढ़ा था। W इज इक्वल टू Z, जब एक कूलम चार्ज पास करते तो क्या आया था, एटॉमिक मास डिवाइड बाय में 96500 इनटू में N इनटू में Q, एटॉमिक मास डिवाइड बाय N, ये आपका कहलाता है इक्विवेलेंट मास, इसको क्या बोलते हैं हमें, इक्विवेलेंट मास। ये आपका Q हो गया, नीचे 96500 हो गया। अब ये वेट जो मास बात कर रहा हूं मैं, Zn की बात कर रहा हूं, तो ये इक्विवेलेंट मास भी किसका हो गया, Zn का हो गया। वेट में बात कर रहा हूँ Ag की, तो यानी कि इक्विवेलेंट मास जो होगा वो किसका होगा, Ag का होगा, 96500। ये दोनों आपस में डिवाइड कर दिए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो WZn जो है वो आपका डिवाइड बाय क्या हो गया, Ag,
ऊपर Zn है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा। नीचे अगर आपका Ag है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag, सॉरी यहाँ Zn आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, Ag। ये आपका फैराडे सेकंड लॉ कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे इस चैप्टर की होती है समाप्ति। जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग हमने एक एक टॉपिक कर लिया है। और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी आया हुआ है। एक क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ एसएचजी, वो आप सेल्फ कुछ निकालें, उनके बारे में पढ़ें कि एसएचजी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की लिमिटेशंस क्या है वो भी पढ़ें। मॉडिफाइड सेल क्या है, जिसके अंदर सोल्ट ब्रिज को ही गायब कर, सोल्ट ब्रिज का नो रोल, उसको मॉडिफाइड डेनियल सेल बोलते हैं। तो ये आपका नया टॉपिक भी आ चुका है, एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस चैप्टर को किया फिनिश। तो एक चैप्टर के सभी लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पुट करें या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं। ऊपर लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको लिंक मिला हुआ है, वहाँ आप जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।